हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है आज, ठीक है। उसके मतलब रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा मैं आपको आज कि किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन या क्या क्या केमिकल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो देखो एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बात बताऊँ तो क्या है कि आपको देखो एक तो ये चीज़ समझनी है कि एमीन के NH2 पे लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर होने के कारण क्या होगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लोन पेयर का मतलब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आपने लुईस बेस की थ्योरी पढ़ी है, ये लुईस बेस ये बोलता है कि जो भी स्पीशीज आपका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका बेस होता है। और बेस भी कौन सा होता है, लुईस बेस होता है, ठीक है। तो NH2 ग्रुप जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर है। वो जो लोन पेयर आप जानते हो, वो लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करता है, वो एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है एक तरीके का। अब जब वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करता है कि सीधी सी बात है, जब उसके पास लोन पेयर है तो वो किसी ना किसी को डोनेट करेगा जो उसके सामने लेने वाला आएगा। तो जब वो देता है तो होता क्या है कि वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और लुईस बेस भी यही बोलता है कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो एक अच्छा वाला बेस है। आई बात समझ में। तो NH2 भी एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये कैसे पता सर, हमको कैसे पता लगेगा NH2 का, तो देखो मैं आपको एक रिएक्शन देख बताता हूँ, है ना। जैसे आप मान लो कि NH3 देखो, है ना, NH3 की आपने रिएक्शन कराई है किसके साथ, बेस के साथ। या आपने 10th 11th दोनों में पढ़ी है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जब भी आप NH3 की BF3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो BF3 यहाँ पे लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड है। आई बात समझ में। और ये जो आपका NH3 ये लुईस बेस है। क्या है ये, लुईस बेस। अब सर आपको कैसे पता लुईस एसिड लुईस बेस का, तो लुईस बेस एसिड वो होता है जिसके पास में उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो BF3 वो स्पीशीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो कैसे, ये 3 फ्लोरीन है, ठीक है। अब बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 3 इसके और फ्लोरीन के भी टोटल कितने हैं, 3 है। तो 3 इसके और 3 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो होगा क्या, ये NH3 देखो इस तरीके से है, ये बना है इस तरीके, ठीक है। अब इसके पास में क्या पड़ा है, देखो ये लोन पेयर पड़ा है। तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। अब जब ये पूरा का पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो एक बात ये समझ में आ रही है, ये तो लेने वाला, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, ठीक है, लुईस एसिड की तरह। जबकि ये देने वाला, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ में आएगा। देखो NH3 की मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। जब NH3 की मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराई तो होता क्या है, सुनना। NH3 जो है, NH3 जो है वो बना लेता है NH4 प्लस आयन प्लस आपका हाइड्रोक्साइड है। आई बात समझ में। अब ये कैसे बना, तो वो सुनो। ये बना ऐसे कि नाइट्रोजन के पास में अमोनिया जो था उसके पास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। H2O को ऐसे तोड़ सकते हो H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस भागा भागा इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर पड़ा है फालतू का, भागा भागा जाएगा, बोलेगा मैं भी तेरे से जोड़ूंगा क्योंकि तेरे पास लोन पेयर पड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। आई बात समझ में। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को चाहता है, और जबकि न्यूक्लियोफाइल ये देखो इसके पास प्लस चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरफ भागेगा। और जब ये भागेगा तो सुनना क्या होगा, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये इसके पास डोनेट कर देगा। और जैसे ही डोनेट करेगा तो अब इस पूरे पे कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक प्लस चार्ज लेके आ रहा था तो वो प्लस चार्ज अब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना अपने धक्का मार के। तो अब पता लगा इस पूरे पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसीलिए अपन क्या लिखते हैं, NH4 प्लस। अरे ये बात समझ में। अब यहाँ एक चीज ये सोचो, इस H2O ने क्या किया, H दिया है ये दिया है, ये तो H दे रहा है अपना, और NH3 H ले रहा है। तो आपको ब्रॉन्स्टेन की थ्योरी भी एक पता होगी, पता है आपको ब्रॉन्स्टेन की थ्योरी। ब्रॉन्स्टेन ये बोलता है कि जो H प्लस दे रहा है ना वो तो एसिड है, लेकिन जो H ले रहा है, हाइड्रोजन आयन ले रहा है, वो क्या है, आपका बेस है।
तो आप चाहे उसकी ब्रोंस्टेन की थ्योरी से पढ़ो या लुईस की थ्योरी से पढ़ो, दोनों से समझ में आती है ये बात। आ गई बात समझ में? आर्हेनियस की थ्योरी से पता नहीं लगता। आर्हेनियस की थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी आपके पास में कंपाउंड है, वो अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर यदि OH माइनस आयन डोनेट कर रही है तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये देखो, अब आगे मेरे कहने का मतलब है आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पहले समझनी है, समझ जाओगे। अब NH3 पे देखो क्या है, लोन पेयर है, देखो आई बात समझ। ये H ले लिया तो ये तो लुईस एसिड था और ये क्या काम कर रहा था, लुईस बेस की तरह। सॉरी नहीं, ये लुईस बेस था और ये क्या था आपका, लुईस एसिड था। बोलो बात हो जाएगी समझ में। अब इसके बाद में आगे बात करो तो आगे क्या है, आगे ये चीज़ है कि अमोनिया H2O रिएक्शन करके ये तो बना लिया। अब सुनना, एक लुईस एसिड एक लुईस बेस मिला तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गया। लेकिन आपको मैं अब एक चीज़ बताऊं तो होता क्या है, अमोनिया जो है, अब ये सब तो आप कर लोगे, ये बेसिक से हैं, ये जो आप 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ के आते हो। अब यहाँ अपन नया क्या सीखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी में, तो अब एमीन की बेसिक प्रॉपर्टी अपन निकालेंगे, ठीक है। अब एमीन की बेसिक प्रॉपर्टी देखो कई तरीके से निकाली जाती है, जिसके 3-4 वेरियस टाइप हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। देखो तो मेरा डस्टर ये रहा, देखो अब कैसे, देखो जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करते वो आपका लुईस बेस है, आप ये जानते हो, ठीक है। सुनना, देखो एक तो मैं, देखो 3 थ्योरी है, उन 3 थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से इसकी बेसिसिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब एक नंबर की, फर्स्ट नंबर की थ्योरी बता रहा हूँ, उस थ्योरी से कैसे पता लगता है बेस है। सुनना, देखो इसके पास NH2 है, NH2 ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो सुनना, अब ये NH2 है जो एमीन ग्रुप है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो सुनना, 1 डिग्री सर ये होता है हमारे पास में RNH2, बोलो यही होता है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। लेकिन सुनो, मैं ही इसको 2 डिग्री बनाने की कोशिश करूं, ये 2 डिग्री है, और एक मैं बना दूं 3 डिग्री, इसको मैं बना दूं क्या 3 डिग्री। तो सुनना, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो ये तो हो गया अपना 1 डिग्री, ये हो गया अपना 2 डिग्री और ये हो गया अपना 3 डिग्री। अब 1 डिग्री जो है उसके अंदर सुनो एक एल्काइल ग्रुप है, देखो एक एल्काइल है, तो ये एक एल्काइल क्या करेगा, एक प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे और इसके अंदर 3 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे। अब एक बात ये समझ में आती है हमको, हम जो जानते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि प्लस आई जितना ज्यादा होता है, मतलब पहली थ्योरी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे है, मतलब प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्या है, सुनना, इंडक्टिव, मैं लिख देता हूं इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली थ्योरी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको क्या बताती है, सुनना, कि जब आप प्लस आई इफेक्ट कहीं लग रहा हो तो वहां बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो पता ही लगता है कि प्लस आई जब भी होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। मतलब जब प्लस आई इफेक्ट लगता है तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। बात आ गई समझ में? तो इसमें और इसमें बात करूं तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन प्रोवाइड कर देगा, तो सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देने की कैपेसिटी होगी। तो देखो इसके पास में 3-3 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और ये लोन पेयर जल्दी चला जाएगा, ठीक है। इसके पास में 2 जने देने वाले हैं तो ये थोड़ा रुक के जाएगा इसके कंपेयर में, तो और इसमें 1 देने वाला है तो मुश्किल से जाएगा। और एक में NH3 और बना देता हूँ आपकी खुशी के लिए, ठीक है। तो NH3 में तो कोई देने वाला ही नहीं है, इसके पास तो सिर्फ लोन पेयर है। तो जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा कि बेसिक ज़्यादा कौन, तो हमको बात ये समझ में आती है जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो ये 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब ये 3 डिग्री
2 डिग्री, 1 डिग्री, और NH3 में यदि मैं बात करूं, है ना, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जब थ्योरी पढ़ी जाती है, बात आ रही है समझ में? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बोलो, रख लोगे याद? लेकिन अब सुनना क्या है आपको, तो सुनो, देखो 1 मिनट ये है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो ये चीज़ मैंने बताई इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे थ्योरी, तो इसमें एक बात ये समझ में आती है कि ये जो है ना, ये आपको कब लगाना है? जब आपको गैसेस फेज में बोल रहा है। आई बात समझ में? मतलब ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ तब लगाना है जब आपका एमीन जो है वो किस फेज में? गैस फेज में। ध्यान रखना, किसमें है? गैस फेज में। तो अब एक बात ये समझ में आ रही है, गैस फेज के अंदर 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर NH3। आ गई बात समझ में? दूसरी थ्योरी देखो, दूसरी थ्योरी क्या है? इसके सॉल्वेशन के बेसिस पे, सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे है। तो सॉल्वेशन एनर्जी होती है विलायकन ऊर्जा। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब समझना, आप एक वाटर ले लो, और वाटर में क्या है? आप एमीन को डाल दो, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? एमीन के साथ कुछ अटैच होंगे, क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एमीन के अंदर, ठीक है। अब जब अटैच होंगे तो वाटर के साथ जब मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, एमीन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल जब अटैच होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। मतलब घोलने पे निकलने वाली ऊर्जा जो होती है या एनर्जी जो है, उसी को क्या बोल रखा है? सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे भी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, वो देखो क्या है, वो सेकंड थ्योरी, ठीक है। तो देखो सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे, ये सेकंड थ्योरी है। सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे देखो, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्वेशन के बेसिस पे देखना क्या है। जब आप सॉल्वेशन के बेसिस पे जाते हो तो पता ये लग रहा था क्या कि एक आप 1 डिग्री एमीन लो, तो एक बार 1 डिग्री एमीन बना देता हूँ, NH और ये H, बोलो RNH2, ठीक है। ये मेरे पास में कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। ऐसे में 2 डिग्री लेता हूँ, तो 2 डिग्री देखो ये होता है RNR, और यहाँ पर एक H, और यहाँ पर, जबकि 3 डिग्री एमीन में सुनना, तो 3 डिग्री एमीन में क्या है? ये R, ये R और ये R, ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, और ये आपका 3 डिग्री। अब सुनना क्या होता है, ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। इसको लिखने का कोई तरीका मैंने जानबूझ के लिखा है, कुछ समझाना है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ? सॉल्वेशन का मतलब है सर आपको पानी में डालना है, तो पानी में डालते हैं, चलो उठा के। तो सुनना, जब मैं इसको वाटर के साथ डालता हूँ तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, सुनना, एक वाटर, जैसे ही मैं इसको मैं वाटर में डालूंगा तो देखो इसका वाला और इसका वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बताओ, मतलब इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और स्टेबिलिटी की तरफ चल जाएगा, और इसका हाइड्रोजन सुनना, वो भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हुआ क्या? सुनना, इसके पास में 2 वाटर के मॉलिक्यूल देखो जुड़ रहे हैं, इसके पास में कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? सिर्फ एक, देखो। और इसके पास में बताओ, देखो मतलब ये है कि इसमें मैं वाटर डालता हूँ तो देखो इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है, बात आ रही है समझ में, और इससे कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में जब आप बात करते हो तो पता ये लगता है कि 1 डिग्री के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। अब जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो जब दोनों जुड़े हैं तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जो निकल रही है उस एनर्जी को क्या बोला था? सॉल्वेशन एनर्जी। तो अब आपके मैं जानकारी के लिए बताऊं, जब एनर्जी किसी सिस्टम की निकलती है तो उस सिस्टम की तो एनर्जी कम हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि जहाँ पे भी एनर्जी किसी सिस्टम की कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, बोलो पढ़ी है ना। तो अब सुनना,
बात एक ये समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि इसका मैं जब बात करता हूँ, इसकी मैं जब मैं बात करता हूँ तो पता ये लग रहा है क्या, सुनना, इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल और होगा ना, यदि मान लो आपके पास, अभी तो मैं दो से बात बता रहा हूँ, अपन पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी, तो बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कोई लोन पेयर दे, तो लोन पेयर देने वाला तो अभी नाइट्रोजन ही बैठा। सोचो मैं इसके पास में एक वाटर मॉलिक्यूल और लिया, HOH, बोलो ये वाटर का फॉर्मूला है। तो वाटर देखो, वाटर और इसके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है? बिल्कुल सर, NH, फोन हाइड्रोजन से, मैंने बोल रहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां बनती है, NH, FH और OH, ये कहीं भी तीन मिल जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन है वो अपने हाइड्रोजन के साथ तो लोन पेयर को शेयर करने के लिए तैयार है। यहाँ कौन तैयार था? यहाँ ऑक्सीजन तैयार था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो बात ये समझ में आ रही है, यहाँ पे इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब थर्मोडाइनमिक्स से हमको ये समझ में आता है कि जिस सिस्टम की, सुनना, जिस सिस्टम की एनर्जी, जहां एनर्जी लो होती है, जिस सिस्टम की एनर्जी लो होती है उस सिस्टम की, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये चीज हम जानते हैं कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी और एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सुनना मेरी बात, ये इंक्रीज डिक्रीज तो हम जानते हैं, तो एक बात ये समझ में आती है, एक हिस्सा इसमें भी तो H2 आके जुड़ सकता है ना, एक H2 इसमें भी आके जुड़ सकता है। अब बात सुनो मेरी, तो बात ये समझ में आती है, इसमें तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। जब तीन वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बात ये समझ में आ रही है, एनर्जी ज़्यादा निकालेगा, क्योंकि हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी वो होती है जो आके जुड़े और जुड़ने पे क्या हो, एनर्जी बाहर निकल जाए। तो इसके अंदर तीन वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो तीन जब जुड़ेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी, और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी तो बात ये समझ में आती है कि 1 डिग्री वाले की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। अरे बोलो, बात आ रही है क्या समझ में? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी निकली ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो इसकी एनर्जी सबसे कम, और जब एनर्जी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और अब 2 डिग्री वाले में देखो, तो 2 डिग्री वाले में सिर्फ 2 H2 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि वो थोड़ी कम एनर्जी, इसके कंपेयर में तो कम एनर्जी निकालेगा, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम निकाल रहा है तो इसके पास बची ज़्यादा। इसका मतलब ये एनर्जी आपकी ज़्यादा है इसके पास, क्योंकि निकाल कम रहा है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, और वो तो निकालेगा ही नहीं, वो तो निकालेगा ही नहीं। तो एक बात यहाँ समझ में आ रही है, इसकी एक तो एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़, बेस हम उसको बोलते हैं जो लोन पेयर दे दे। तो देखो ना, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे के भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। मेरी बात आ रही है समझ में कि इसकी जो एनर्जी है वो कम है, और साथ ही साथ ये अपना लोन पेयर भी इस हाइड्रोजन को दे दिया, इसने तो किसी को दिया ही नहीं। और इसके पास आ भी जाए ना तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं इसके पास एक H2O और जोड़ दूँ तो इससे तो एक ही H2 जुड़ेगा और इससे सबसे कम एनर्जी निकलेगी, और सबसे कम एनर्जी निकलेगी तो पता ही लगेगा कि इसकी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो एनर्जी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक बात ये समझ में आ गई कि 1 डिग्री वाले का एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसका मतलब एक बात, अब कोई पूछ ले बेसिसिटी का ऑर्डर, तो मैं बोलूँगा कि 1 डिग्री वाला का एनर्जी कम है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है किसको, H2O के हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा। तो 1 डिग्री वाले की बेसिसिटी 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री में जब कंपेयर किया तो ये आता था। तो और सर ये क्या कर दिया, मतलब इसमें और इसमें जब आप बात करोगे तो ये तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, ये तो इसका उल्टा। ये क्या हुआ सर? हैं, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट से बता रहे थे तो आप बोल रहे थे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, और जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हो तो पता लगा क्या 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया।
तो अब तीसरी थ्योरी सुनो, 2 थ्योरी सुन ली, तीसरी थ्योरी सुनो। तो दूसरी थ्योरी देख लो, आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी थ्योरी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से देखो क्या पता लगेगा, तो ये मैं हटा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है त्रिविम बाधा, तो ये मैं हटा रहा हूँ इधर वाला। तो सुन लो, सॉल्वेशन के अंदर यदि आपसे पूछ ले किसी विलायक के अंदर, तो ध्यान रखना ये ऑर्डर होगा। अब सुनो मेरी बात। अच्छा, अभी आर ग्रुप डिसाइड नहीं किया है ना, आर ग्रुप डिसाइड नहीं किया है, जो आप अभी बोल दो आर एथिल मेथिल, इसके लिए मैं अलग बताऊंगा। अभी कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, अभी तो मेन बात आनी बाकी है। देखो अब स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा। अब एक चीज सोचो, महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, बीचों बीच, या सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर क्या है, बीचों बीच खेल रहा है पिच के ऊपर, और चारों तरफ भीड़ है, ठीक है, और आप स्टेडियम के बाहर खड़े हो। सचिन तेंदुलकर आपको फ़ोन करके बोलता है भाई आजा मेरे चरण स्पर्श कर जा, तो बताओ आप कैसे जाओगे? आप करोगे क्या कि सीधा का सीधा किसके पास, आपको भीड़ जो है उसको हटा के सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि चरण स्पर्श करने, ठीक है। लेकिन ये सोचो, स्टेडियम भरा हुआ था तो आपको दिक्कत आ रही थी सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचने तक। लेकिन अब एक चीज़ सुनना, लेकिन सोचो स्टेडियम पूरा खाली होता और सचिन तेंदुलकर बीचों बीच होता, तो आप क्या करते, फर्राटा भर के सीधा पहुंच जाते उस सचिन तेंदुलकर के पास में। तो एक चीज़ मैं भी बोलना चाहता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस में भी ऐसा ही कुछ होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस में आप सुनना क्या है लफड़ा, जैसे मैं एक आपको, तो ये सचिन तेंदुलकर वाला एग्जाम्पल एक बार बिठा के रखो, देखो अभी इधर मेरे पास में एन आर आर और ये आर, ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये मेरे पास में 1 डिग्री एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब मैं इन तीनों में से बात करूं तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसके पास है। भीड़ का मतलब ये कि इसके पास जो ग्रुप है वो बल्कि है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो आप तो एक चीज़ सीधी सी ये सोचो कि अल्काइल ग्रुप यदि बड़ा होगा और मेरे जैसा कोई छोटा सा बच्चा हो और वो इसके इलेक्ट्रॉन लेके आने की कोशिश करे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आने की कोशिश करे, तो इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड चारों ओर से घिरा होगा। आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो टेट्राहेड्रल में चारों ओर से घिरा होगा, ये पिरामिडल होगा, इसका शेप पिरामिडल होगा, ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पिरामिडल है, तो इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इसके लोन पेयर लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तीनों आने नहीं देंगे। इसका मतलब सर ये लोन पेयर आसानी से दे पा रहा है क्या 3 डिग्री? नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग गया। पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन सीधा यूँ रखा था हाथ पे, तो आया और सीधा उठा के ले जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है और अब चारों तरफ से क्या लग गया, ये स्टेरिक हिंड्रेंस लग गया है। देखो अरे बात समझ में, और इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है, तो अब मैं अब आऊँगा ना तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बात आ रही है समझ में? तो मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाऊँगा। तो ये केस यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है कि एल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा है, मैं ले नहीं पाऊँगा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। आई बात समझ में? स्टेरिक हिंड्रेंस में एक आपको SN2 रिएक्शन के अंदर भी बताया था कि क्यों मैंने वहाँ पे 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था या फिर 1 डिग्री लिया था। अरे बात समझ में? क्यों 3 डिग्री नहीं लिया था SN2 के अंदर? सेम वही केस यहाँ भी है। या फिर मान लो ये लोन पेयर इसको मिल जाता तो ये बेस होता, लेकिन ये लोन पेयर इस बच्चे को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, इस तरफ देखो, इसमें 2 ही हैं और इसमें सिर्फ 1 ही है। तो स्टेरिक हाइड्रोजन का कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता, हाइड्रोजन साइज में छोटा है। आई बात समझ में? तो फिर क्या है पता ये लगा, सुनना, इसके पास तो सुनना, इसके पास एक जगह तो ऐसी है क्योंकि हाइड्रोजन का कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता, ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है,
चारों तरफ से घिरने का मतलब है इसके लोन पेयर होंगे ना, ये भी एक ऑर्बिटल बना के बैठे होंगे, देखो इस तरीके से, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ये स्टेरिक हिंड्रेंस और इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक तरफ से खाली है, तो होगा क्या, सुनना, एक साइड तो ऐसी है ना जो खाली है, इसका मतलब ये, और साथ ही साथ दो देने वाले और बैठे हैं, सब साथ ही साथ दो देने वाले बैठे हैं, और इसके पास एक जगह भी है खाली आने के लिए, और इसके पास में दो जगह खाली है, दो जगह से एंट्री मार सकता है क्योंकि हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट लगता नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो हाइड्रोजन के पास से कोई इफेक्ट लगेगा नहीं, एक आर ग्रुप है। अब बताओ इन 2 डिग्री और 1 डिग्री में से कौन पहले देगा, 3 डिग्री तो नहीं देगा क्योंकि 3 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि सब बीच में इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो आके इसे ले नहीं पाएगा, लेकिन 2 डिग्री के अंदर क्या हुआ, ये कहानी आ गई, ये सब हुआ, बीच में इलेक्ट्रॉन पड़ा था तो अब मैं ऊपर से आके ले जाऊंगा, लेकिन लेने के लिए इसके पास कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, तो इसके पास दो देने वाले हैं और इसके पास सिर्फ एक ही है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता ये लगा कि 2 डिग्री वाला जो था ना वो 1 डिग्री वाले से ज़्यादा बेसिक था। अब बेसिक होने का रीज़न ये है कि इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो एंट्री भी मिल गई और साथ ही साथ देने वाला भी है। तो फिर निकल के आई चीज़ें, क्या एक्सपेरिमेंटल डाटा निकल के आया, वो क्या है वो सुनो। एक्सपेरिमेंट्स डाटा ये थे कि जब आपका आर ग्रुप, कौन सा आर ग्रुप आपका जब CH3 होगा, क्या होगा CH3, मतलब अब इतने पढ़ाए हुए का निचोड़ निकाल लेंगे। साइंटिस्टों ने फिर एक्सपेरिमेंटल बताया कि जब आर ग्रुप आपका CH3 होगा तो उस केस में याद रखना CH3 होल ट्वाइस, ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, CH3 होल ट्वाइस 3 या 2 NH, मतलब ये 2 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री और एक CH3 NH2, ठीक है, और एक CH3 होल ट्वाइस 2 होल ट्वाइस 3 NH2, है ना, ये NH2 नहीं है। तो इस केस में ध्यान रखना ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, याद रखना। आ गई बात समझ में, ये तो आ गई सर बात समझ। तो इस केस में ध्यान रखना, एक केस ये है, आपको मैं बता दूं बेसिसिटी से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन फिक्स है आना, आई बात समझ में, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आता ही आता है। जब भी पूछता है एमीन वाले से बेसिक प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन ये फिक्स है, आता ही आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कभी कभी अमोनिया भी दे देता है, तो अमोनिया याद रखना, अमोनिया इसके बाद आएगा NH3। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, ऐसे याद रहेगा 200, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है, 213, बोलो याद रह जाएगी। देखो CH3 छोटा ग्रुप है तो 213 याद रखेगा, मतलब 2 वाला सबसे ज़्यादा, फिर 1 वाला और फिर 3 डिग्री वाला, मतलब 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। लेकिन जब यही आर ग्रुप क्या हो मेरा, यही आर ग्रुप मेरा क्या हो C2H5, आर ग्रुप C2H5 हो तो क्या करोगे, तो सुनो, फिर मेरे पास में C2H5 होल ट्वाइस 2 NH, फिर वही C2H5 NH2, और फिर वही मेरे पास में C2H5 होल ट्वाइस 3 N। आगे बात समझ में, तो ये मेरे पास 2 डिग्री, ये मेरे पास 1 डिग्री और ये मेरे पास 3 डिग्री। तो इस केस में भी याद रखना 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री वाला, और फिर आप यदि आपको एमीन दे दे तो फिर एमीन भी इधर लास्ट में डाल देना। आगे बात समझ में, देखो 213, एक मिनट ना, ये गड़बड़ हो रखा है, देखो ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान रखना, इसको तो इधर डाल लो, C2H5 होल ट्वाइस 3 NH, नहीं ये NH नहीं, C2H5 NH2 और ये NH। तो देखो हाँ अब सुनो, ये तो मेरे पास है NH3, ये मेरे पास 1 डिग्री और ये मेरे पास 3 डिग्री। देखो ये N से 3 जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री और ये मेरे पास में 2 डिग्री।
तो ध्यान रखना जब इथाइल लिया गया आर ग्रुप तो फिर सीक्वेंस मिला 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। तो ये एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक का बहुत कम ही समझ में आता है। आई बात समझ में? 3-4 बार पढ़ते हो तब जाके समझ में आती है चीज़ें। तो बहुत चीज़ें थोड़ा लेवल है अच्छा खासा वाला, समझ में आएगी चीज़ें धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे। तो अब क्या होगा, C2H5 ये सब आपको जब पता लगा तो सुनना। तो अब एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जब CH3 ग्रुप C2H5 से तो छोटा है, तो जब CH3 ग्रुप देखोगे तो याद रखना 213। आ गई बात समझ में? मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। लेकिन जब आपके पास में C2H5 CH3 से बड़ा ग्रुप आ जाए तो फिर याद रखना 231। मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। बोलो बात आती है समझ में? और अमोनिया दोनों में देखो लास्ट में टेकना है। आ गई ये बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने आपको मेरी ट्रिक बताई। ठीक है, मैंने ट्रिक नहीं बताई, आपको समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो जो ये बाकी की दो मैंने आपको ये चीज़ें लिखाई हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। IIT नीट बहुत ज़्यादा पूछता है, आपके 12th में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें लगती है। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताई है ना, इन सब एक्वस सॉल्यूशन की बताई है। गैसेस फेज का भी बता दिया और ये एक्वस सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से आपको चीज़ें बताई। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ये देखो ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चीज़ें यदि समझ में आई है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ सर हमारे को समझ में आ गया। ठीक है, जो भी आपका कमेंट लिखना है वो लिख देना। ठीक है, समझ में आया तो देखो, आप यदि बता दोगे कि सर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।